हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा में क्या अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो कंफ्यूज होते हैं कि जो अस्थमा होता है वो सिमिलर ही होता है कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियक अस्थमा अलग है और ब्रोंकियल अस्थमा भी अलग है। कार्डियक अस्थमा समान रूप से होने वाला अस्थमान बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं सेम कार्डियक अस्थमा के भी सिम्टम्स होते हैं। अब ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि जो आपकी एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन आ गई है। इन्फ्लामेशन होने के वजह से वहाँ पे स्वेलिंग कॉज हुआ और स्वेलिंग कॉज होने के वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन कार्डियक अस्थमा में हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि यह पेशेंट को कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है? तो कार्डियक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम के वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में क्या होता है कि जो लंग्स और जो हमारी सांस नली होती है उसमें तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। फ्लूइड एक्युमुलेट होने के वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ, पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। क्यों है? वो इसी रीजंस के वजह से है कि आपका जो बायां वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा। क्योंकि लंग्स में और सांस के नली में फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया। फ्लूइड एक्युमुलेट होने की वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ने की वजह से ज्यादातर पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो सांस लेने की जो तकलीफ होती है वो सबसे ज्यादा रात के समय में होता है, जिसको नॉक्टर्नल अस्थमा या डिस्निया भी कहा जाता है। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में लंग्स में या सांस के नली में पानी नहीं भरता है या फ्लूइड का एक्युमुलेशन नहीं होता है, जबकि वहां पे किसी एलर्जी के वजह से या जैसे आप डस्ट से एलर्जी हैं या किसी परफ्यूम से एलर्जी हैं या आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसके वजह से आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन कॉज हुआ, स्वेलिंग कॉज हुई और आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, खांसी हुई और साथ ही साथ व्हीजिंग यानी कि घड़-घड़ की आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम कैसे पता करें कि हाँ, पेशेंट को कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है। सिम्टम तो दोनों के सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होगा कि आपको सीने से आवाज भी आएगा, घड़-घड़ की खांसी भी होगी। खांसी जो होगी आपकी वो ड्राई नहीं होगी बल्कि म्यूकस वाली खांसी होगी। लेकिन जिन भी पेशेंट को कार्डियक अस्थमा है उनको खांसी भी होगी, लेकिन खांसी उनकी बलगम वाली ना होकर उनको ड्राई कफ होगा, सूखी खांसी होगी। सीने में इनके दर्द भी होगा और वो दर्द कहाँ पे होगा? राइट साइड में पेन होगा। जबकि जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके पूरे चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि खांसने की वजह से मसल्स पुल होती हैं और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से पेशेंट को पूरे चेस्ट में पेन होता है खांसने की वजह से। लेकिन कार्डियक अस्थमा वाले पेशेंट में चेस्ट में हमेशा पेन कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में पेन होगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट को क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ब्रोंकियल अस्थमा में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, पर इतना नहीं होगी जितना रात के समय में कार्डियक अस्थमा वाले पेशेंट को होती है। ड्यूरिंग नाइट में कार्डियक अस्थमा के पेशेंट के सारे सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, स्पेशली खांसी और स्पेशली सांस लेने में जो तकलीफ होती है, उनको खींच खींच के सांस लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट को रात में उतनी तकलीफ नहीं होती है, सांस लेने में भी उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना कार्डियक अस्थमा वाले पेशेंट को होगी। कार्डियक अस्थमा के पेशेंट में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? पहला कॉज है हार्ट फेलियर, दूसरा है अगर आपको डायबिटीज है, तीसरा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, चौथा अगर आप कोई भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या आपके ब्लड प्रेशर या वैस्कुलर जो आउटपुट है अगर वो कम है तो उसके वजह से आपको कार्डियक अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के क्या क्या रीजंस, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप डस्ट या किसी चीज से एलर्जिक हैं तो उसके वजह से आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, आप ऐसे एरिया में हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन है, तो उसके वजह से भी आपका ब्रोंकियल अस्थमा एग्रावेट हो सकता है या आप ब्रोंकियल अस्थमा से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा के और भी रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपको बचपन में निमोनिया हुआ है या उसके बाद आपको ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हुआ है तो इस रीजंस के वजह से भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा
हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब हम कैसे डायग्नोस करें कि हाँ पेशेंट को कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है। तो डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ आपके सीने में लेफ्ट साइड में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेन के साथ साथ आपको खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, तो कार्डियक अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इको कराना है। इको से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ आपको कार्डियक अस्थमा है या नहीं है, या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है या नहीं है। अब ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आप सिंपल टेस्ट करा सकते हैं, आप चेस्ट एक्सरे कराइए या HRCT स्कैन करा के भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा है या नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा में क्या अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ उनको कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मेरे इन जवाब से आपको पता लग गया होगा कि हाँ कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।